आतिश फिशा बुक 2 पार्ट 3 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीरे कारवां। हम फाया थाई रोड पर होटल एशिया की तरफ जा रहे थे। चंद गज का फासला तय करके पाथम एक तंग सी गली में मुड़ गया और फिर कुछ दूर खड़ी हुई पीले रंग की एक टैक्सी के करीब रुक गया। उसने थाई का हाथ छोड़ा और जेब से चाबी निकालकर टैक्सी का दरवाजा खोलने लगा। टैक्सी जिस वक्त हरकत में आई उस वक्त श्याम स्क्वायर की तरफ से पहली गोली चलने की आवाज सुनाई दी। चंद सेकंड तक फिजा पर सुकूत सा तारी रहा, फिर यूं लगा जैसे वहां महाज खुल गया हो। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि पेड्रो के गुंडे पुलिस वालों से भिड़ गए थे। वो तंग सी गली थी जिसके दोनों तरफ उस इलाके में रहने वाले लोगों ने गाड़ियां खड़ी की थी। कार उस गली से निकलकर कुशादा सड़क पे आ गई। तकरीबन 1 फरलांग आगे नहर का पुल था और उससे आगे ये सड़क होटल एशिया के सामने से गुजरती हुई न्यू फेड बोरी रोड से जा मिलती थी। कहाँ जाना है बॉस? पाथम ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। वार्ट रेमंड, वो लोग वहीं गए होंगे, लेकिन हम शायद मुखालिफ सिंध पे निकल आए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सोएफाया नेक से होते हुए बनाका रोड की तरफ जाएंगे। पाथम ने जवाब दिया। ये टैक्सी किसकी है? मरम्मत के लिए आई हुई थी, कोई और गाड़ी नहीं थी। मैंने सोचा चलो इससे ही काम निकाल लो। पाथम ने जवाब दिया। हमारी टैक्सी अभी नहर के पुल से चंद गज दूर ही थी कि पीछे से आने वाली कार तेजी से आगे निकल गई और फिर एन पुल के ऊपर वो कार सड़क पर इस तरह आड़ी तिरछी होकर रुक गई कि रास्ता बंद हो गया। पाथम ने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगा दिया। टैक्सी ब्रेक की तेज चरचराहट के साथ लहराती हुई पुल की रेलिंग से टकराकर रुक गई। इससे पहले कि मैं सूरत हाल समझ सकता, दूसरी कार से 2 आदमी उतर आए। उन दोनों के पास ऑटोमेटिक राइफलें थी। उन्होंने एक तरफ से मुझे और दूसरी तरफ से थाई को राइफलों की जदों पर ले लिया। तुम दोनों खामोशी से नीचे उतर आओ। अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो गोलियों से भून दिए जाओगे, एक ने गुर्रा कर कहा। मैंने थाई की तरफ देखा और अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। थाई भी दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई। वो दोनों हमें अपनी कार के करीब ले आए। उनमें से एक ने हम दोनों के लिबास थपथपा कर देखे और थाई की पैंट की जेब से पिस्तौल निकाल लिया। मेरा लिबास भी उसने पैंट की जेबों तक ही थपथपाया था। अगर वो जरा नीचे तक की तलाशी लेता तो मेरा खंजर मुझसे जुदा हो चुका होता, मगर पिंडली से बंधा हुआ खंजर महफूज ही रहा था। पाथम पर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी थी। वो उसे एक टैक्सी ड्राइवर ही समझे थे और जाहिर है किसी टैक्सी ड्राइवर से उन्हें क्या दुश्मनी हो सकती थी। पाथम भी अपनी सीट पर डरा सहमा सा बैठा हुआ था। हमें उस कार की पिछली सीट पर बिठा दिया गया। एक आदमी मेरे साथ दरवाजे की तरफ बैठ गया। उसने राइफल इस तरह रखी थी कि उसकी नाल मेरी पसलियों में चुभ रही थी। दूसरा आदमी थाई के साथ बैठ गया। दरवाजा बंद करने से पहले उसने टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए पाथम की तरफ देखा और राइफल तानकर ट्रिगर दबा दिया। ट्रिगर दबाते हुए उसने राइफल की नाल जरा नीचे की तरफ झुका ली थी। एक जोरदार धमाका हुआ। थाई के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उस आदमी को पाथम पर राइफल तानते देखकर मैंने भी आंखें बंद कर ली थी। पाथम की चीख के बजाय धमाके की आवाज सुनकर मैंने आंखें खोली और मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। उसने गोली पाथम पर नहीं बल्कि टैक्सी के अगले टायर पर चलाई थी और टायर एक धमाके से फट गया था। कार का इंजन स्टार्ट ही था। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स ने कार का रुख सीधा करके उसे एक जोरदार झटके से आगे बढ़ा दिया। कार तेजी से सड़कों पर दौड़ने लगी। मैं और थाई उन दोनों आदमियों के बीच में दबे बैठे थे। एक राइफल मेरी पसलियों से लगी थी और दूसरी तरफ थाई भी राइफल की जद में थी। हम दोनों कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं थे। सूरत हाल अगरचे हमारे लिए बेहद संगीन थी, लेकिन मैं उन लोगों की हिमाकत पर दिल में खुश हो रहा था। पाथम को उन्होंने टैक्सी ड्राइवर समझकर छोड़ दिया था और मैं मुतमईन भी था कि पाथम हमारा सुराग लगा लेगा। कार विक्टर मोनूमेंट से डनडांग रोड पर मुड़ गई और एक्सप्रेस वे अबूर करती हुई अस्विक रोड पर आ गई और कुछ फासला तय करने के बाद एक कुशादा गली में मुड़ गई। गली के मोड़ पर सोए तलाद नाम का बोर्ड लगा मैंने देख लिया था। कार एक शानदार कोठी के सामने जाकर रुक गई। गेट खुला और कार अंदर चली गई। मेरा ख्याल था कि हमें अगवा करने वालों का ताल्लुक पेड्रो या दारा के गिरोह से होगा और जाहिर है उनके सिवा हमारे कोई दुश्मन भी नहीं था। हमें कार से उतारकर धक्के देते हुए अंदर ले जाया गया और फिर जैसे ही हम एक कमरे में दाखिल हुए, सामने बैठे शख्स को देखकर मैं उछल पड़ा। वो स्वामी रघुनाथ था। वो एक तख्त पर इस तरह बैठा था जैसे कोई महाराजा अपनी राजधानी के सिंहासन पर विराजमान हो। उसे देखकर मेरी गर्दन पर चूंटियां सी रेंगने लगी। उस रात आश्रम में मैंने उसे दूर से ही देखा था, लेकिन आज मेरे और उसके दरमियान सिर्फ चंद फुट का फासला था।
स्वामी को आश्रम में देखकर मैंने फौरन ही फैसला कर लिया था कि वो दुनिया का बदहैयत तरीन आदमी था, और अब तो उसकी हैयत कुछ और भी भयानक हो गई थी। चेहरे पर दाएं तरफ का रुखसार का गोश्त जल गया था, जिसकी वजह से उसकी आंख भी खिंची खिंची सी लग रही थी। सर के बाल भी सामने से जल चुके थे। खोपड़ी के पीछे की तरफ जो बाल बचे थे उनकी उसने एक चुटिया सी बना ली थी। हिंदू पंडितों और साधुओं में आमतौर पर गंजे सर पर इस किस्म की चोटियां देखने में आती हैं। उसका बायां बाजू भी कंधे के करीब से जला हुआ था और एक टांग पर भी जलने का निशान नजर आ रहा था। आश्रम में आतिशज़दगी वाले वाक़े के बाद से उसके बारे में कभी कुछ सुना नहीं गया था। आम ख्याल ये था कि वो भी उस आग में जलकर राख हो चुका है। अखबारात ने भी इसी किस्म के ख्यालात का इजहार किया था। मुझे पहचाना बालक? वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। उसकी लाल आंखें हलकों में से उबलती हुई महसूस हो रही थी। तुम्हें पहचानने के लिए जहन पर जोर देने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे शैतान तो पहली नजर में ही पहचान लिए जाते हैं। लेकिन मुझे हैरत है कि तुम उस आग से कैसे बच गए थे। शैतान कभी नहीं मरता, और भला शैतान को आग कैसे जला सकती है? उस रात और उसके बाद यहाँ जो कुछ भी हुआ, उसके पेश नजर मुझे ये शहर तो क्या, ये मुल्क ही छोड़कर भाग जाना चाहिए था। लेकिन मैं उस शख्स को नर्क में पहुंचाए बगैर कैसे यहाँ से जा सकता था, जिसने मेरे संसार को जलाकर राख कर डाला। मैं तो बहुत दिनों से तेरी तलाश में था मूर्ख। मैंने बड़ी मुश्किलों से तुझे ढूंढा है। अब मैं तुझसे अपनी बर्बादी का इंतकाम ले सकूंगा। ये तुम्हारी भूल है रघुनाथ। तुम्हारे आदमी कैसी गलती कर चुके हैं जिसका अंजाम तुम्हारे हक में बहुत भयानक होगा। पहले तो तुम बच गए थे, पर अब बच नहीं सकोगे। मेरे इन चेलों ने तुम्हें यहाँ लाने में कोई गलती नहीं की। मुझे तलाश तो तेरी थी, लेकिन तेरे साथ ये नारी इसे तो मैं बोनस समझूंगा। मैं तो बहुत दिनों से किसी हसीन औरत की सूरत देखने को तरस गया था। मेरे चेलों ने कोई गलती नहीं की। मैं इनसे बहुत खुश हूँ। जिस शख्स को टैक्सी ड्राइवर समझकर छोड़ के आए ना, वो मेरा साथी है, जो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है, और फिर तुम लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। रघुनाथ एक लम्हे के लिए चौंका। उसने अपने आदमियों की तरफ देखा और फिर एक खौफनाक कहकहा लगाते हुए कहा, शायद तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं किसी झांसे में नहीं आऊंगा। यहाँ आज ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा। तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हें तो मैं ऐसी भयानक सजा दूंगा कि देखने वाले भी थर्रा उठेंगे। तुम्हारे जिस्म के टुकड़े पूरे शहर में फैला दिए जाएंगे, जिन्हें समेटना भी मुश्किल होगा। वो अपनी जगह से उठा और हाथी की तरह झूलता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। दारा तो बेवकूफ है, कम अकल और बुज़दिल। अपने साथ इतनी शक्ति होने के बावजूद वो अब तक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन मेरी शक्ति देखी कहाँ है तुमने? कितनी आसानी से तुम मेरे कब्जे में आ गए। दुनिया की कोई ताकत अब तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकेगी। पहले मैं तुम्हारे कान काटूंगा, फिर नाक, फिर होंठ, उसके बाद हाथों और पैरों की बारी आएगी। मैं एक एक उंगली काटूंगा, जिस तरह कसाई बकरे का मांस काटता है। बड़ा मजा आएगा। लेकिन पहले मैं इस नारी से तो घूंट भर लूं। बड़े दिनों से प्यासा हूं मैं। आज मेरी प्यास भी बुझ जाएगी। वो थाई की तरफ मुड़ गया। थाई के चेहरे पर खौफ के तासुरात नुमाया तौर पर देखे जा सकते थे। जब से वो मेरे साथ थी, हम बड़े बड़े कठिन मराहिल से गुजरे थे। हमने मौत की आंखों में आंखें डालकर देखा था। लेकिन ये सूरत हाल बड़ी खौफनाक थी। दो आदमी हम पर राइफलें ताने खड़े थे। कुछ करने की कोशिश की जाती तो वो कम से कम मुझे तो गोलियों से भून देते। ये वाकई बड़ी सुंदर नारी है। रघुनाथ दो उंगलियों से थाई की थोड़ी को छूते हुए बोला। थाई एक कदम पीछे हट गई। इसे हाथ मत लगाना राक्षस। हाँ, मैं राक्षस हूँ, और किसी राक्षस को बुरे काम से रोका नहीं जा सकता, रघुनाथ ने कहा, और एक बार फिर थाई की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही थी। रघुनाथ ने अचानक उसकी कमीज पर हाथ डालकर जोरदार झटका दिया। कमीज फट गई। थाई के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो एक गनमैन ने राइफल की नाल मेरे पहलू से लगा दी। अगर तुमने अपनी जगह से हरकत की तो भून के रख दूंगा। मेरी मुट्ठियां भीज गईं। रघुनाथ ने थाई की फटी हुई कमीज खींचकर उसके जिस्म से अलग कर दी और फिर उसकी तरफ देखते हुए मकरू होठों पर जुबान फेरने लगा। थाई पीछे हटती हुई दीवार से जा लगी। रघुनाथ आगे बढ़ा और उसको दबोच लिया। थाई अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और इसी जद्दोजहद में उसने रघुनाथ की कलाई पर दांत गाड़ दिए। वो बिलबिला उठा और थाई को अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने का मौका मिल गया। रघुनाथ फिर उसकी तरफ लपका। मैंने एक बार फिर अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की, मगर गनमैन ने राइफल मेरे पहलू में चुभो दी। मैं बेबस होकर रह गया।
गुस्से की शिद्दत से मेरे दांत इस तरह भीज गए थे कि जबड़ों में दर्द होने लगा। थाई अपने आप को बचाने के लिए कमरे में इधर उधर भाग रही थी और रघुनाथ दोनों हाथ फैलाए इस तरह बार बार उसकी तरफ लपक रहा था जैसे मुर्गी पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। दोनों गनमैन कह लगा रहे थे और मेरा खून खौल रहा था। बिला आखिर थाई रघुनाथ की गिरफ्त में आ गई। मैंने एक मरतबा फिर आगे बढ़ने की कोशिश की तो सामने खड़े गनमैन ने राइफल की नाल झुकाकर ट्रिगर दबा दिया। कमरा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठा। कई गोलियां मेरे पैरों के करीब फर्श पे लगी। मैं उछलकर 2 कदम पीछे हट गया। अब अगर कोई हरकत की ना तो गोलियां तुम्हारे जिस्म में लगेंगी। गनमैन गुर्राया। मैं गुस्से से कांप कर रह गया। थाई की चीखें मेरी समाज से टकरा रही थी। मेरी कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे रही थी। मैंने अपनी जगह से हरकत की तो करीब खड़े गनमैन ने मेरे कूल्हे पर इस जोर की लात मारी कि मैं लड़खड़ाकर रघुनाथ के करीब फर्श पर गिरा। मेरी दाईं टांग मुड़ गई थी। रघुनाथ किसी खूंखार भेड़िए की तरह थाई को भंबोड़ रहा था और वो चीखें मार रही थी। फर्श से उठने की कोशिश करते हुए मेरी नजर अपनी मुड़ी हुई टांग पर पड़ी और उसके साथ ही मेरे जहन में रोशनी का झमाका सा हुआ। मैंने इस तरह पिंडली पर हाथ रख लिया जैसे टांग सीधी करना चाहता हूँ और फिर बड़ी सफाई से मैंने पतलून के पांचे में हाथ डालकर पिंडली पर फीते से बंधा हुआ खंजर खींच लिया। खंजर हाथ में आते ही मैं किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह उछलकर रघुनाथ की पुष्ट पर पहुंच गया और बाएं बाजू से उसकी गर्दन पर नेक लॉक लगाकर खंजर उसके नरखरे पर रख दिया। अब अगर तुम में से किसी ने हरकत की तो मैं इसका गला काट डालूंगा। तुम दोनों अपनी राइफलें फेंक दो। मैं चीखा। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि दोनों गनमैन भी कुछ नहीं समझ सके। उन्हें शायद इसकी तवक्को भी नहीं थी कि वो 2 राइफलों की जद में होने के बावजूद भी मैं ऐसी कोई खतरनाक हरकत करूंगा। लेकिन स्वामी को मेरी गिरफ्त में देखकर वो दोनों बदहवास हो गए। एक ने तो राइफल का रुख मेरी खोपड़ी की तरफ कर दिया। इनसे कहो हथियार फेंक दे वरना मैं तेरा गला काट डालूंगा। मैं रघुनाथ के कान के करीब पहुंचकर चीखा। उसके साथ ही मैंने खंजर की नोक से उसके सीने पर तकरीबन 4 इंच लंबी लकीर खींच दी और खंजर की धार दोबारा उसके नरखरे पर रख दी। सीने पर उसकी मोटी खाल पर सिर्फ खराश आई थी जिससे खून रिसने लगा था। वो बुरी तरह चीखने लगा। मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। इनसे कहो हथियार फेंक दे। फेंक दो बंदूकें, फेंक दो, रघुनाथ ने कहा। उन्होंने राइफलें फेंक दी। तुम दोनों उस दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। दोनों हाथ सर से ऊपर करके दीवार की तरफ मुंह कर लो, लेकिन इससे पहले अपनी कमीज उतार कर इस तरफ फेंको। जल्दी करो। मैंने कमीज उतारने के लिए लंबे कद वाले को आंखों से इशारा किया। मैंने थाई की तरफ देखा। वो दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। उसने अपने दोनों बाजू बरहना सीने पर लपेट रखे थे। लंबे कद वाले ने कमीज उतारकर एक तरफ फेंक दी। वो दोनों दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। उन्होंने हाथ दीवार पर टिका दिए थे। मैंने थाई को इशारा किया। उसने उस आदमी की कमीज उठाकर पहन ली और दोनों राइफलें उठा ली। एक राइफल उसने कंधे पर लटका ली और दूसरी दोनों हाथों में थाम ली थी। अब कहाँ गई तुम्हारी शक्ति रघुनाथ? मैंने उसकी गर्दन पर दबाव डालते हुए कहा। तुम ये मत समझो कि यहाँ से बचकर जा सकोगे, रघुनाथ ने कहा और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मैंने खंजर उसके गले से हटा लिया था। उसे मचलते देखकर मैंने खंजर की नोक उसके दाएं बाजू के मसल पर खींच दी। इस मर्तबा मैंने पूरी कुव्वत इस्तेमाल की। तकरीबन आधा इंच गहरे और 5 इंच लंबे घावों से चीखने पर मजबूर कर दिया। वो बुरी तरह मचल रहा था। मैंने बायां बाजू अब भी उसकी गर्दन में लपेटा हुआ था। मेरे बाजू की तकलीफ अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। कुव्वत आजमाई से बाजू में दर्द होना शुरू हो गया था। स्वामी रघुनाथ गेंडे की तरह ताकतवर था। अपने बाजू पर घाव की तकलीफ के सबब वो बुरी तरह उछल कूद कर रहा था और एक मर्तबा जब वो आगे को झुका तो मैं उसके ऊपर से उल्टी कलाबाजी खाता हुआ पुश्त के बल आगे को जा गिरा। इससे पहले कि मैं संभल सकता, कमरा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठा। रघुनाथ मुझे गिरफ्त में लेने के लिए लपका था, मगर थाई ने फायर खोल दिया था। उसकी दोनों टांगों पर कई गोलियां लगी और वो फर्श पर मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने लगा। मैंने थाई की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत का तूफान उमड़ रहा था। मैं चाहूं तो तुम्हारे पूरा जिस्म गोलियों से छलनी कर सकती हूँ, लेकिन मौत के घाट उतार देना कोई सजा नहीं। सजा तो ऐसी हो जिसे आदमी जिंदगी भर याद रखे, और मैं तुम्हें ऐसी ही सजा दूंगी। उसने एक बार फिर राइफल का ट्रिगर दबा दिया। इस मर्तबा गोलियों ने रघुनाथ का दायां बाजू छलनी कर दिया। तुम मरोगे नहीं। तुम्हारे ये गलीज हाथ आइंदा किसी औरत को नहीं छू सकेंगे। उसने दूसरा ब्रस्ट रघुनाथ के बाएं बाजू पर मारा। रघुनाथ की चीखों से कमरा गूंज रहा था। उसके दोनों बाजू और दोनों टांगों से खून की धारें बह रही थी। फर्श पर बिछा हुआ कालीन उसके खून से तर हो रहा था। उस वसी और इस कमरे में तकरीबन आधे घंटे से हंगामा जारी था। पहले थाई चीखती रही थी तो उस गनमैन ने मेरे पैरों के करीब राइफल का ब्रस्ट मारा था
उन दोनों गनमैनों के कहकहे गूंजते रहे थे। फिर थाई ने राइफल के 3 ब्रस्ट चलाए थे और अब रघुनाथ की चीखें गूंज रही थी, लेकिन बाहर से किसी किस्म की मदाखलत नहीं हुई थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक बाहर कम से कम 2 आदमी मौजूद थे। एक वो जो हमारे साथ कार ड्राइव करके यहाँ लाया था और दूसरा वो जिसने गेट खोला था, लेकिन उनमें से किसी ने भी दरवाजे से झांककर सूरत हाल मालूम करने की कोशिश नहीं की थी। उसकी एक वजह तो ये हो सकती थी कि वो लोग गालिबन मुतमईन थे कि मैं और थाई निहत्ते थे और कुछ नहीं कर सकते थे, या फिर ये कि ये कमरा साउंड प्रूफ था और अंदर की कोई आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो मेरे दूसरे ख्याल की तस्दीक हो गई। इस कमरे में कोई रोशनदान या खिड़की वगैरह नहीं थी, सिर्फ एक वही दरवाजा था जिससे हम अंदर आए थे और वो दरवाजा बंद था। दोनों आदमी अब भी दीवार पर हाथ टिकाए खड़े थे, लेकिन वो दोनों पीछे मुड़कर देख रहे थे। स्वामी रघुनाथ का हशर देखकर उनके चेहरे धुआं हो रहे थे। मेरा इशारा पाकर दोनों सीधे हो गए। तुम में से कोई बता सकता है कि दारा कहाँ छुपा हुआ है? वो पेड्रो के पास है। ये जवाब उस शख्स ने दिया जिसकी टी शर्ट अब थाई ने पहन रखी थी। स्वामी जी अपनी तबाही का जिम्मेदार उसी को समझते हैं। इससे पहले सारे मामला ठीक ठाक चल रहे थे। वो लोगों को धमकियां देने लगा था और उन्हें खुलकर ब्लैकमेल करने लगा था। वो तो शायद स्वामी जी को भी ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि स्वामी जी बिला चूचारा उसकी हर बात मानते थे। आश्रम में बड़े बड़े लोग आते थे, किसी ने कभी स्वामी जी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन दारा तो स्वामी जी को गालियां भी देता था, पर वो खामोश रहते थे। और फिर उस रात तुम लोगों ने वहां हंगामा कर दिया। स्वामी जी का ख्याल था कि ना दारा वहां आता और ना तुम लोग वहां आकर हंगामा करते। हम स्वामी जी को बड़ी मुश्किल से वहां से निकाल कर लाने में कामयाब हो सके थे। कई दिन तक तो हम लोग वहां से आगे बहुत दूर कदीम शहर के खंडरों में पड़े रहे और फिर हम यहाँ आ गए। हम शहर में तुम्हें और दारा को तलाश करते रहे। दारा को तो पेड्रो ने कहीं छुपा रखा है और इत्तेफाक से आज हमने तुम्हें उस टैक्सी ड्राइवर के साथ देख लिया और फिर तुम लोगों पर काबू पाने में हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई और अब तुम लोग हमारे काबू में हो। अब तुम दोनों एक बार फिर उस दीवार के साथ खड़े हो जाओ। हम ये दरवाजा बाहर से बंद कर देंगे। बाद में तुम्हारे साथी तुम्हें इस कैद से निजात दिला देंगे। मैंने थाई से एक राइफल ली और दरवाजा खोलकर बाहर निकल के झांका। राहदारी में कोई नहीं था। मैं उस दरवाजे से बाहर निकला ही था कि कमरे के अंदर से पिस्तौल के सिंगल शॉट की आवाज सुनाई दी और फिर दूसरे ही लम्हे थाई की राइफल शोले उगलने लगी। मैंने मुड़कर देखा, वही आदमी ढेर हो चुका था जिसके बदन पर कमीज नहीं थी। उसके बदन पर कई जगहों से खून बह रहा था। उसके हाथ में थाई का पिस्तौल था। हमसे गलती यह हुई कि उनकी तलाशी हमने नहीं ली थी और मौका पाकर उसने थाई पर गोली चला दी थी। थाई तो बच गई थी, लेकिन वो खुद अपनी जान से हाथ धो बैठा था। दूसरा आदमी दीवार से टेक लगाए खड़ा थर थर कांप रहा था। थाई ने दौड़कर मरने वाले के हाथ से अपना पिस्तौल छीना और दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा खुला हुआ था। इस मर्तबा फायरिंग की आवाज बाहर भी सुनाई दी थी। एक आदमी हॉल की तरफ से दौड़ता हुआ राहदारी के सामने आ गया। ये वही आदमी था जिसने कार ड्राइव करने के फराइज सरंजाम दिए थे। उसके हाथ में पिस्तौल था। मैंने उसके पैरों के करीब जमीन पर ब्रस्ट मारा। वो चीखता हुआ उछल पड़ा, पिस्तौल फेंका और दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। थाई ने कमरे से बाहर आकर दरवाजा बंद करके कुंडा लगा दिया और हम दोनों उस आदमी को राइफलों की जद में लेकर हॉल में आ गए। तुम्हारा वो साथी कहाँ जिसने गेट खोला था? मैंने राइफल की नाल उस शख्स के सीने की तरफ उठाते हुए कहा। वो हमारे आने के थोड़ी देर बाद चला गया था। अब यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं। और वो लोग। वो राहदारी की तरफ देखने लगा। मैं समझ गया कि उसका इशारा किस तरफ था। एक मर चुका है, दूसरा जिंदा है और तुम्हारा स्वामी बेहोश पड़ा है। हमारे जाने के बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचा देना। वो मरेगा नहीं, लेकिन उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। गाड़ी की चाबी कहाँ है? मैंने खुले हुए दरवाजे से बाहर झांकते हुए कहा। गाड़ी पोर्च में खड़ी नजर आ रही थी। चाबी गाड़ी में ही लगी है, उसने जवाब दिया। चलो बाहर का गेट खोलो। वो बिला चूंचरा हमारे आगे चल पड़ा। अब हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहते थे। आखिरी मर्तबा मैंने राहदारी में उस शख्स के पैरों के करीब फायरिंग की थी और फायरिंग की आवाज दूर तक सुनी गई होगी। थाई गाड़ी का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और मैं राइफल संभाले गेट के करीब आ गया ताकि वो शख्स कोई शरारत न कर सके। थाई गाड़ी को रिवर्स गियर में गेट से निकालकर गली में ले आई। मैं जल्दी से पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठा और थाई ने गाड़ी का रुख सीधा करके उसे तेजी से दौड़ा दिया। हम वार्ड ट्रेमंड पहुंचे तो वहां से पता चला कि सब लोग चाइना टाउन वाले जिम्नेजियम में हैं। महाराज भी वहीं गए हैं। ये बुद्ध इबादत गाह भी चाइना टाउन ही के इलाके में थी और जिम्नेजियम वहां से ज्यादा दूर नहीं था। हमें वहां पहुंचने में 7-8 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। उस वक्त अगरचे रात का 1 बज चुका था, उसके बावजूद जिम्नेजियम वाली गली में बड़ा हुजूम लगा हुआ था। कांग के कत्ल की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई थी और पूरे शहर से महाराज के कैंप से ताल्लुक रखने वाले लोग वहां जमा हो रहे थे। गाड़ी को
जिम्नेजियम के गेट तक ले जाना मुमकिन नहीं था। हमने गाड़ी की तरफ रोक ली और राइफलें उठाकर पैदल ही आगे चलने लगे। लोग हमें खुद ब खुद रास्ता देते जा रहे थे। मास्टर हुचन हमें देखकर उछल पड़ा। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उसे हमारे अगवा की इत्तला मिल चुकी थी। वो फौरन ही मुझे महाराज के पास ले गया। महाराज भी मुझे देखकर चौंक गए। मैंने महाराज को बो किया और दोनों हाथ पहलू में लटकाकर खड़ा हो गया। अपनी राइफल मैंने थाई को दे दी थी। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम अपने दुश्मनों को शिकस्त देकर आए हो। कौन थे वो लोग? महाराज ने पूछा। स्वामी रघुनाथ के आदमी थे वो महाराज। वो लोग हमें सोयतलात के कालीशान बंगले में ले गए थे, जहाँ स्वामी भी मौजूद था। वो मुझे अपने आश्रम की तबाही और अपनी बर्बादी का जिम्मेदार समझता था और मुझे कत्ल करना चाहता था। मेरे बारे में को हथ भी फैसला करने से पहले उसने थाई पर दस्तदराजी की, उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। इस दौरान में मुझे मौका मिल गया। थाई ने स्वामी की टांगे और बाजू छलनी कर दिए, लेकिन जब हम वहां से निकले तो उस वक्त तक वो जिंदा था। ताहम हम एक लाश भी वहां छोड़कर आए हैं। तुम्हारे अगवा की इत्तला मिलते ही 3-4 पार्टियां तुम लोगों की तलाश में रवाना हो गई थी। टैक्सी ड्राइवर ने उस कार का नंबर बता दिया था जिसमें तुम लोगों को अगवा करके ले जाया गया था, लेकिन मेरा ख्याल है वो कार कई रोज तक सड़कों पर नजर नहीं आएगी। वो कार इस वक्त हमारे कब्जे में है महाराज। वहां से निकलने के लिए हमें यही एक सवारी मिल सकी थी। वो कार गली के मोड़ पर खड़ी है। ओह! महाराज के मुंह से बेख्तियार निकला। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखते रहे, फिर मास्टर हुचन को इशारा किया। मास्टर ने एक और लड़के को इशारा किया। वो सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मुझे कांग की मौत का अफसोस है महाराज। मैंने सुना है उसे पेड्रो के भाई सामी ने कत्ल किया है। मैं जब तक सामी को तड़पा तड़पा के नहीं मारूंगा मुझे चैन नहीं आएगा महाराज। यहाँ पर मौजूद हर लड़के ने यही अहद किया है कि वो कांग के कातिल को केफरे किरदार तक पहुंचाकर ही दम लेगा। पर तुम्हें किसने बताया कि कांग को सामी ने कत्ल किया है? उसी टैक्सी ड्राइवर ने। वो टैक्सी ड्राइवर नहीं है महाराज, वो दरअसल रामन प्रसाद का दोस्त है, उसी की तरह काबिल एतमाद और वफादार। वो मेरे लिए काम कर रहा है। वो दारो और पेड्रो के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए सनशाइन कसीनो गया था। उसने मुझे फोन पर इत्तला दी और मैं वहां पहुंच गया। सखदर भी वहां गया हुआ था। उसके बारे में मुझे कोई इत्तला नहीं कि वो कहाँ है। वो तुम्हारे बंगले पर पहुंच चुका है। अब तुम भी जाओ और अपना ख्याल रखो। तुम्हारे दुश्मनों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। कांग की आखिरी रसूमात महाराज, मैं उसकी आखिरी रसूमात में शरीक होना चाहता हूँ। तुम्हारी तरफ से फूल चढ़ा दिए जाएंगे। मैं समझ गया कि महाराज अब नहीं चाहते कि मैं ज्यादा देर वहां रुकूं। उन्होंने मास्टर हुचन को भी इशारा कर दिया था। मास्टर ने मेरे बाजू को पकड़कर हल्का सा झटका दिया। मैंने महाराज को बो किया और थाई को इशारा करता हुआ मास्टर के साथ कमरे से बाहर निकल आया। जिम्नेजियम के अंदर और बाहर गली में जमा लड़कों में बड़ा जोशो खरोश पाया जाता था। हर एक के पास कोई न कोई ऐसी चीज थी जिसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। गली के मोड़ पर वो कार मौजूद नहीं थी। मास्टर हुचन हमें लेकर पिछली गली में आ गया। वहां 3-4 गाड़ियां खड़ी थी और कई लड़के भी मौजूद थे। मास्टर ने एक लड़के को बुलाकर कुछ कहा और मेरी तरफ मुड़कर बोला, 2-3 दिन तुम्हें मोहतात रहने की जरूरत है। तुम लोग अपने बंगले से बाहर नहीं निकलोगे। तुम्हें खबरें मिलती रहेंगी। मैंने मास्टर हुचन को बो किया और उस लड़के के साथ एक वैन में बैठ गया। 4 और लड़के भी हमारे साथ बैठ गए। वैन हरकत में आई और गली से निकलकर मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ने लगी। वैन ने फिर पोप क्लार्ड ब्रिज से दरिया पार किया और दरिया के दूसरे किनारे पर यह सड़क मेमोरियल ब्रिज वाली सड़क से मिल गई। यहाँ दरअसल दरिया पर 2 पुल थे जो उस किनारे से अंग्रेजी के हर्फ वी की शक्ल में दूसरे किनारे पर मुख्तलिफ सिमतों की तरफ जाने वाली सड़कों से मिल जाते थे। हमें टॉक्सन स्क्वायर की तरफ नहीं जाना पड़ा और फिर मुझे ये देखकर हैरत हुई कि वैन एक गली में दाखिल होकर डॉक्टर जानकी वाले बंगले के सामने ही रुकी थी। तुम्हें कैसे पता कि हमारी मंजिल ये बंगला ही है? मैंने ड्राइवर लड़के से पूछा। महाराज ने तुम्हारी हिफाजत का बहुत माकूल बंदोबस्त कर रखा है लिटिल मास्टर। हमारे कैंप की एक मखसूस पार्टी का कोई ना कोई लड़का 24 घंटे बंगले के आसपास मौजूद रहता है। लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरे लिए वाकई एक दिलचस्प इंकशाफ था। बंगले का गेट सखदर ने खोला। हम अंदर दाखिल हुए तो हमारी आवाज सुनकर प्रसाद, नोबिता और जानकी भी बरामदे में आ गए थे। हमारे हाथों में राइफलें देखकर उन तीनों के चेहरों पर अजीब से तासुरात उभर आए थे। तुम लोगों के अगवा की खबर सुनकर तो हम परेशान ही हो गए थे। थोड़ी देर पहले मास्टर हुचन ने खैरियत की इत्तला दी तो हमें सुकून मिला। जानकी ने हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, तुम लोगों को हमारी वापसी की खबर मिल गई थी, इसीलिए इत्मीनान से खड़े हुए हो। मैंने कहा, वाह, इतनी देर जो सूली पर टंगे रहा वो किसी शुमार में नहीं।
یہ پرساد تو تم لوگوں کی تلاش میں نکل ہی رہا تھا، ہم نے اسے بڑی مشکل سے روکا ہے۔ جانکی نے اٹھلا کر کہا، اچھا سب سے پہلے تم کافی پینا پسند کریں گے، اس کے بعد کوئی بات ہوگی۔ میں نے ہال میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ رائفل میں نے دیوار کے ساتھ ٹکا دی تھی۔ تھائی وہاں رکے بغیر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ وہ تقریباً 20 منٹ بعد باہر نکلی۔ اس نے نہا کر کپڑے بدل لیے تھے۔ جب سے رگھوناتھ نے اس کے بدن کو چھوا تھا وہ ایک عجیب سی گھن محسوس کرتی رہی تھی۔ اس بنگلے سے وارڈ ٹریمنٹ کی طرف جاتے ہوئے وہ راستے میں کئی بار اس کراہیت کا اظہار کر چکی تھی۔ اسی دوران میں جانکی کافی بنا کر لے آئی اور تھائی انہیں اغوا اور وہاں سے فرار کی تفصیل بتانے لگی۔ اس وقت سکھدر بھی ہمارے پاس ہی موجود تھا اور وہ بڑی توجہ سے یہ باتیں سن رہا تھا۔ تھائی نے جب رگھوناتھ کی دست درازی کا ذکر کیا تو اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس وقت رگھوناتھ کہیں سامنے ہوتا تو سکھدر اس کی گردن مروڑ دیتا۔ وہ راکشس ابھی زندہ ہے، میں تو سمجھتی تھی کہ شاید وہ اپنے آشرم کی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا ہوگا۔ جانکی تھائی کے خاموش ہونے پر بولی، ایسے لوگ آسانی سے نہیں مرتے جانکی، وہ زندہ تو اب بھی رہے گا پر اب وہ کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ اور اس کی تفصیل میں نے بتائی تھی کہ رگھوناتھ اب کسی عورت کو ہاتھ کیوں نہیں لگا سکے گا۔ اوہ، تو گویا تم میں اتنا حوصلہ پیدا ہو گیا ہے کہ کسی کو خاک و خون میں لوٹا سکو۔ تو میں بزدل کب تھی؟ تھائی نے جانکی کو گھورا۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، اگر تم بزدل ہوتی تو آج زندہ بھی نہ ہوتی۔ نویتا اور پرساد بھی خاموشی سے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ جب تھائی اور جانکی کی نوک جھونک ختم ہو گئی تو پرساد نے سکھدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سکھدر کے پاس ایک دلچسپ اطلاع ہے۔ میرا خیال ہے اگر ہم کل کسی طرح اس کی تصدیق کر لیں تو پرسوں یا اس سے اگلے روز ایکشن کر سکتے ہیں۔ اور وہ اطلاع شاید یہ ہے کہ کانگ کو پیڈرو کے بھائی سامی نے قتل کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے سوالیہ نظروں سے سکھدر کی طرف دیکھا۔ ہاں، سکھدر نے اس بات میں سر ہلایا۔ سن شائن کسینو میں داخل ہونے کے چند منٹ بعد میں نے پیڈرو کے چھوٹے بھائی سامی کو داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے 2 منٹ بعد کانگ بھی کسینو میں داخل ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اوپر والے ہال میں چلا گیا۔ مجھے کسی گڑبڑ کا اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ میں کسی ہنگامے کا منتظر تھا اور اپنے آپ کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار کر لیا تھا میں نے۔ تقریباً 3 منٹ بعد اوپر والے ہال سے گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی اور اس کے فوراً بعد ہی کوئی شخص سیڑھیوں پر لڑکتا ہوا نیچے آن گرا۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں زینے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ زینے سے گرنے والے شخص کا چہرہ دیکھتے ہی میں چونک گیا۔ وہ کانگ تھا۔ اسے 3 گولیاں لگی تھیں، ایک پیشانی پر اور 2 سینے پر۔ میں نے فوراً ہی سینے کی طرف چھلانگ لگا دی اور اوپر والے ہال میں پہنچ گیا۔ وہاں بھی رولٹ مشینیں لگی ہوئی تھیں، لیکن اس وقت وہاں بھگدڑ سی مچی ہوئی تھی۔ عورتیں بری طرح چیخ رہی تھیں۔ کچھ لوگ زیری ہال کی طرف دوڑنے لگے اور کچھ عقبی زینے کی طرف۔ اس ہال کے ایک حصے میں کسینو کا دفتر بھی ہے۔ میں نے سامی کو دفتر والی راہداری کی طرف بھاگتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کانگ کو اسی نے قتل کیا تھا۔ میں سامی کے پیچھے بھاگا، لیکن اسی دوران میں وہ مینیجر کے دفتر میں گھس چکا تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا پر کامیاب نہیں ہو سکا اور بالآخر میں نے کندھے سے ٹکریں مار مار کر دروازہ توڑ دیا، پر کمرہ خالی تھا۔ دوسری طرف ایک اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اس طرف لپکا۔ وہ تنگ سا زینہ تھا۔ میں سیڑھیوں پر دوڑتا ہوا عقبی گلی میں پہنچ گیا۔ سامی تقریباً 50 گز آگے کار میں بیٹھ رہا تھا۔ میں کار کی طرف مڑا، لیکن وہ کار بڑی تیزی سے وہاں سے نکل کر روانہ ہو چکی تھی۔ میری کار دوسری طرف کھڑی تھی۔ میں دوڑتا ہوا اپنی کار تک پہنچا اور جب میں کار ڈرائیو کرتے ہوئے اوپر سے گھوم کر مین روڈ پر آیا تو سامی والی گاڑی غائب ہو چکی تھی۔ بہرحال مجھے اندازہ تھا کہ وہ کہاں گیا ہوگا۔ میں نے اپنی کار سکھم وٹ روڈ کی طرف دوڑا دی۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ سامی کی کار سکھم وٹ سوئٹ 26 پر واقع کلب 26 کے پارکنگ لاٹ میں موجود تھی۔ میں اپنی کار سے اتر کر کلب میں داخل ہوا۔ وہاں صورتحال معمول کے مطابق تھی۔ لوگ انجوائے کر رہے تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہاں کھلبلی سی مچ گئی۔ پیڈرو کے گرگے بھی ادھر ادھر پوزیشنیں سنبھال رہے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ پیڈرو بھی وہیں موجود تھا۔ سامی نے اسے سب کچھ بتا دیا ہوگا اور پیڈرو نے کسی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات کرنے شروع کر دیے تھے۔ میں تقریباً 1 گھنٹہ وہاں رہا اور پھر مجھے پتا چلا کہ سامی کو پچھلے دروازے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا ہے۔ میں نے کلب کے باہر ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے مہاراج کو فون کیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں کانگ کے قتل کی اطلاع مل چکی ہے۔ مجھے وقوع سے دور رہنے کے لیے کہا گیا۔ میں نے یہاں کال کی تو پتا چلا کہ تم بھی میڈم تھائی کے ساتھ سن شائن کسینو کی طرف جا چکے ہو۔ میں نے کسینو کی طرف دوڑ لگا دی
और फिर तुम्हें मास्टर हुचन के साथ देखकर मैं मुतमईन हो गया। बाद में मैंने तुम दोनों को पाथम के साथ जाते हुए देखा तो समझ गया कि अब तुम लोग वापस घर ही जाओगे। मैं एक मरतबा फिर क्लब 26 पहुंच गया, लेकिन वहाँ कोई गड़बड़ नहीं थी। मैं तकरीबन 1 घंटा वहाँ रहा, फिर वापस आ गया। यहाँ आकर पता चला कि तुम दोनों को अगवा कर लिया गया है। पाथम ने जानकी को फ़ोन पर तुम लोगों के अगवा की इत्तला दी थी। मैंने महाराज को कॉल की, उन्हें भी पाथम ही से तुम्हारे अगवा की इत्तला मिल गई थी। महाराज ने बताया कि 3 पार्टियां तुम्हारी तलाश में निकल चुकी हैं और मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं बंगले पर ही रहूं। हो सकता है किसी वक्त मेरी ज़रूरत पड़ जाए। तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले मास्टर हुचन ने फ़ोन पर बता दिया था कि तुम वापस आ गए हो और थोड़ी देर में बंगले पर पहुंचने वाले हो। तुम्हारे ख्याल में सामी कहाँ जा सकता है? मैंने उसके खामोश होने पर पूछा। ये मालूम करना पड़ेगा, सखदर ने जवाब दिया। चंद लम्हे खामोशी रही। मैं पाथम के बारे में सोच रहा था, जिसकी तरफ से कोई इत्तला नहीं मिली थी। फिर मैंने फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसका नंबर मिलाया। दूसरी तरफ घंटी बजती रही, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई। आखिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। यहाँ पर पार्ट 3 का अख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 4 समाप्त फरमाएं।